तो कैंसर का डेफिनेशन कॉज कार्सिनोजेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरियस सेल में हमने क्या क्या लिखवाया था, बोलो। यही ना, लास्ट में यही वाला था या कुछ और हुआ था? प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरियस सेल, इसमें क्या क्या लिखवाया था बोलिए? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और कुछ भी लिखवाया था? बोलो। अनकंट्रोल एंड ग्रो एंड नॉन रेगुलेटेड डिवीजन। नॉन रेगुलेटेड डिवीजन क्या क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरियस सेल में क्या क्या? तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड अनकंट्रोल एंड नॉन रेगुलेटेड डिवीजन, ये क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरियस सेल। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरियस सेल। एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि बताना है, और वो कौन सा है? जो बहुत ही मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी क्या है, बोलो। इज मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी इज मेटास्टैसिस। मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी क्या है? मेटास्टैसिस। मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी क्या है? तो मेटास्टैसिस। पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरा क्या है? पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरा क्या है? अनकंट्रोल एंड नॉन रेगुलेटेड डिवीजन, और तीसरा क्या है? इज मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस। पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरा अनकंट्रोल एंड नॉन रेगुलेटेड डिवीजन, तीसरा है मोस्ट प्रॉपर्टी इज मेटास्टैसिस। अब आ जाओ, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है आप सबको मालूम होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो जैसे कि ये किसी का अब यहाँ पे ये वाला सेल, कौन वाला सेल? ये वाला सेल जो है, ये वाला सेल अगल बगल के सेल का ख्याल करता है। ख्याल करता है मतलब इसके प्रेजेंस में ये नहीं डिवाइड होता है। उसके बगल का ये सेल है, उसके बगल का ये सेल है। तो हर सेल एडजेसेंट सेल के प्रेजेंस में अपना डिवीजन रोक देता है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट। नॉर्मल सेल में ये एबिलिटी थी, हर सेल बगल वाले सेल की वजह से अपना डिवीजन रोक देता है, इसलिए वो डिवाइड नहीं करता है, और इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ, इन कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल, इन कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल, अ नॉर्मल सेल inhibit its division and it is known as contact inhibition. Known as what inhibition? Contact inhibition. Or in contact with other cell or normal cell inhibits it is known as which inhibition? Contact inhibition. इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अगर कोई सेल मान लो जैसे इस सेल को, ये वाला सेल कहता है कि नहीं, हम कोई सेल है ना है, मैं डिवाइड करूंगा, तो ये डिवाइड करेगा। तो बताओ नीचे भी तो सेल्स है, इसके नीचे भी तो सेल्स है, तो डिवाइड करेगा तो नीचे में जनरली नहीं जाएगा, डिवाइड करेगा तो क्या होगा? एक ही रास्ता बचता है, ऊपर में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे अपियर होगा? तो इट अपियर लाइक और ट्यूमर। तो ये कैसे अपियर होगा? ट्यूमर के जैसे। हाउ इट अपियर? तो इट अपियर एज ट्यूमर, इट अपियर एज ट्यूमर।
अपीयर एज, ये कैसे अपीयर होता है? तो ये ट्यूमर के फॉर्म में अपीयर होता है, अपीयर एज ट्यूमर। बोलिए जी, कौन उरूज है? उरूज कौन है? अच्छा ठीक। ये क्या है? ये है ट्यूमर, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। अब देखो, ये डिवाइड लगातार हो रहा है, ये लगातार डिवाइड हो रहा है, अनकंट्रोल, नॉन रेगुलेटेड, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैंसेरियस ट्यूमर या नियोप्लास्टिक ट्यूमर। इसको क्या कहेंगे? कैंसेरियस ट्यूमर। लगातार डिवाइड होता जाएगा, लगातार डिवाइड होता जाएगा, या इसको कहते हैं नियोप्लास्टिक ट्यूमर। नियोप्लास्टिक ट्यूमर ये क्या करता है? ये जो ट्यूमर है, कैंसेरियस ट्यूमर या नियोप्लास्टिक ट्यूमर, ये डिवाइड होके अंदर की तरफ भी ग्रो करेगा। किधर की तरफ? अंदर की तरफ भी ग्रो करेगा, और अंदर की तरफ ग्रो करेगा तो घुस जाएगा ब्लड वेसल में। कहाँ घुस जाएगा? ब्लड वेसल में या लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फेटिक वेसल। और यहां से ये दूसरे जगह चला जाएगा। तो स्प्रीड ऑफ ट्यूमरस सेल वाया ब्लड और लिम्फ टू अदर प्लेस इज नोन एज मेटास्टेसिस, नोन एज मेटास्टेसिस। तो समझ में आया बात? तो कैंसरियस सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? अनकंट्रोल एंड नॉन रेगुलेटेड डिवीजन। तीसरा क्या है? मेटास्टेसिस। तीनों बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कैंसरियस सेल की प्रॉपर्टी? कि कैंसरियस सेल शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, डू नॉट शो लॉस द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ना, सॉरी, इसको लिखेंगे लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अनकंट्रोल एंड नॉन रेगुलेटेड डिवीजन एंड मेटास्टेसिस। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि कैंसरियस सेल की क्या प्रॉपर्टी है, और कैंसरियस सेल में ले टू अ ट्यूमर हो, जरूरी नहीं कि हमेशा ट्यूमर हो। जैसे ब्लड कैंसर है, कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर है, उसमें इमेच्योर डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, कहीं कोई ट्यूमर नहीं होता है, कहीं कोई, लेकिन ज्यादातर केसेस में कैंसर में ट्यूमर बनता है। ज्यादातर केसेस में कैंसर में क्या बनता है? तो लिखेंगे इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ कैंसर, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ कैंसर there is tumor formation, there is tumor formation, in majority of cases of cancer there is tumor formation, and in majority of cases of cancer there is tumor formation, and this, in majority of cases of cancer there is tumor formation, and this causes, and this causes a cancerous tumor, या इसी का दूसरा नाम है न्यूओप्लास्टिक ट्यूमर, और तीसरा नाम है, बोलो, सबको मालूम है, मालिग्नेंट ट्यूमर। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा किसी इंसान के, जैसे हो सकता है आपके बस बॉडी में कहीं यहाँ पे मस्सा होगा, किसी किसी इंसान के देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्वेलिंग होता है। तो ट्यूमर क्या होता है? तो ट्यूमर जो होता है बेनाइन भी हो सकता है, मैं ट्यूमर दो तरह का होता है, वो तो कैंसरियस नहीं है। जैसे कि मेरे अम्मा को यहाँ पे एक तिल है, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा है, मतलब आई थिंक कि 2 mm या 3 mm का होगा, लेकिन वो मैं हम लोग जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं, वो तो वो ट्यूमर अंदर में नहीं ग्रोथ कर रहा है, वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ग्रोथ किया, और उसके बाद ना वो अंदर जा रहा है ना फर्दर ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ट्यूमर को कौन सा ट्यूमर कहते हैं? बेनाइन। एंड बेनाइन ट्यूमर इज अ नॉन कैंसरियस ट्यूमर। तो दो तरह का ट्यूमर होता है। ट्यूमर कितने तरह का होता है? ट्यूमर का डेफिनेशन क्या होता है पहले ये समझिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर? इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ स्वेलिंग। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर? ट्यूमर का डेफिनेशन क्या है? ट्यूमर का डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर, डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर? ट्यूमर का क्या डेफिनेशन है? एनीवन? ट्यूमर का क्या डेफिनेशन होता है?
मास ऑफ सेल, पूरा बॉडी मास ऑफ सेल्स है। तो बॉडी मास ऑफ सेल्स है रे, ये कौन सा डेफिनेशन हो? हाँ, कॉन्टैक्ट देखो, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, बेनाइन ट्यूमर में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। मालिग्नेंट, पहले ये डायग्राम देख लो, बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो, ट्यूमर का डेफिनेशन होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑन बॉडी सरफेस और विद इन बॉडी कैविटी और कैनाल ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। देखो ये डेफिनेशन शायद आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। एंड और हाइपरप्लेजिया, एंड और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो सेल का डिवीजन होकर नंबर बढ़ गया या सेल का साइज बढ़ गया। जैसे यहाँ का सेल था, यहाँ का एक सेल था, और ये सेल का नंबर बढ़ गया और इसका साइज बढ़ गया और यहाँ पे निकल गया ट्यूमर। यहाँ का एक सेल था और ये सेल का नंबर और साइज बढ़ गया। अब देखो इस ट्यूमर में और इस ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, तो ये बताओ। इस ट्यूमर के ऊपर एक पीला रंग का कवरिंग है, इस ट्यूमर में कोई कवरिंग नहीं है। ये ट्यूमर सुपरफिशियली अटैच है, ये डीपली अटैच है। इस ट्यूमर, ये ट्यूमर का बेस जो है कम प्रोमिनेंट है, इसका बेस बहुत प्रोमिनेंट है और अंदर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाले हुआ है। चलो तो लिखते हैं इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर, लिखना होगा। और आप चाहें तो डायग्राम बना लीजिए, इसमें लिखेंगे नॉन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर, नॉन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर। दूसरा, नॉट फॉर्मली अटैच टू बेस, फॉर्मली अटैच टू, फॉर्मली अटैच टू बेस। तीसरा, नॉट फॉर्मली अटैच टू बेस, फॉर्मली अटैच टू बेस। ठीक है।
नॉन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर, इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर, नॉट फॉर्मली अटैच टू बेस, फॉर्मली अटैच टू बेस। तीसरा क्या डिफरेंस है? तो भाई ये ट्यूमर जो होता है ना, इसका ग्रोथ थोड़ा सा होता है, उसके बाद क्यों होता है ग्रोथ? तो टेम्पोरली ये लॉस करता है कॉन्टैक्ट ऑफ इनहिबिशन, परमानेंटली नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ग्रोथ होता है, उसके बाद रुक जाता है। इसका ग्रोथ होता रहता है, इसमें परमानेंट लॉस ऑफ इसके सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। तो टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दोनों में होता है, लेकिन इसमें टेम्पोररी होता है, थोड़ी देर के लिए। टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। परमानेंट लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है ट्यूमर नॉट फॉर्मली अटैच टू बेस, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्यूमर नॉट फॉर्मली अटैच टू, फॉर्मली अटैच टू बेस, अटैच टू बेस। ट्यूमर फॉर्मली अटैच टू, अटैच टू। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, ट्यूमर फॉर्मली अटैच टू बेस, ट्यूमर नॉट फॉर्मली अटैच टू बेस। ट्यूमर फॉर्मली अटैच टू, देखो नेक्स्ट जो है, ट्यूमर फॉर्मली अटैच टू बेस। नेक्स्ट, अब जो है ये जो है ना, डू नॉट शो मेटास्टेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डू नॉट शो, अंदर नहीं घुसता है, तो मेटास्टेसिस, तो मेटास्टेसिस, तो मेटास्टेसिस, डू नॉट शो मेटास्टेसिस एंड शो मेटास्टेसिस। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में क्या होता है? तो डू नॉट कॉजेज स्टारवेशन ऑफ, याद है ना, कॉजेज स्टारवेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स, causes starvation of normal, not a disease, ये डिजीज नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ dreaded disease, एग्जाम्पल ऑफ dreaded disease, dreaded disease, एग्जाम्पल ऑफ dreaded disease, बहुत ही भयावह बीमारी है। कौन सा बीमारी है? बहुत ही भयावह बीमारी है। एग्जाम्पल ऑफ dreaded disease। चलो, अब हम लोग बात करें
एग्जाम्पल ऑफ dreaded डिजीज, नॉट अ डिजीज। अब देखो दूसरी बात जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, इस बात को समझो। अ, तो ये सबको हो सकता है, और इससे कोई जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे 2021 में मेरा जब ये हुआ था, क्या कहते हैं, इंडोस्कोपी, तो मेरे स्टोमक के अंदर ऐसे एक ट्यूमर निकला था, इंडोस्कोपी में पता चला। तो डॉक्टर ने उसी वक्त इसको क्या किया है, दिल्ली में मैंने दिखाया था PSRI में, पुष्पाती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने इमीडिएटली इसको काट दिया, और काटने के बाद मुंबई में बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी किया गया तो पता चला कि ये बेनाइन ट्यूमर है, नो प्रॉब्लम। अगर बायोप्सी में ये पता चलता मालिग्नेंट ट्यूमर है ना, मामला बहुत खराब हो जाता, शायद मैं आपके सामने भी नहीं होता। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और इट इज नॉन कैंसेरियस ट्यूमर। कौन सा है? नॉन मालिग्नेंट ट्यूमर इज अ कैंसेरियस ट्यूमर। लेकिन क्या हर एक कैंसर में मालिग्नेंट ट्यूमर होता है? नहीं, हर एक कैंसर में नहीं होता है। जैसे कि ब्लड कैंसर में नहीं होता है, हॉजकिंस लिम्फोमा में नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्लड कैंसर में सिर्फ WBC का नंबर बढ़ता है। मेजोरिटी ऑफ कैंसर हैव, ये हो गया ना, मेजोरिटी ऑफ कैंसर हैव, majority of cancer have malignant tumor, but blood cancer oblique leukemia, ल्यूकेमिया की स्पेलिंग जो भी हैव नो ट्यूमर। तो जरूरी नहीं कि ट्यूमर हो, लेकिन ज्यादातर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है? कैंसरियस ट्यूमर और नियोप्लास्टिक ट्यूमर। और कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं, कैंसर ऑल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। अब आ जाओ, तो भाई मेरे आपके बुक में पता नहीं ऐसा क्यों किया है, करना नहीं चाहिए था। कैंसर ऑल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। क्या कोई साइन एंड सिम्टम दिया है कैंसर का? एक सिंगल साइन एंड सिम्टम नहीं दिया है। इट शुड बी गिवन, लेकिन एक सिंगल देखो कहीं कोई दिया है एक भी साइन सिम्टम? बताओ, कैंसर कौन से ऑर्गन में हो सकता है? हुँ? कौन से ऑर्गन में हो सकता है? कैंसर कैन अकर इन एनी ऑर्गन, एनी टिश्यू, एनी, ठीक है ना, किसी में भी हो सकता है एक्सेप्ट RBC एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि वो नॉन न्यूक्लियर होता है, वो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट होता है। बाकी सब में हो सकता है। खैर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना कि कैंसर में अकर इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू और ऑर्गेन्स। चलो, अब कैंसर का इन जनरल, मान लो किसी को ओरल कैंसर हो गया, तो उसको क्या, मैं ये 2 मिनट बस, आपको ये शायद नीट में नहीं पूछा जाएगा, मैं 2 मिनट इसलिए कि इससे थोड़ा सा चीज़ें बताने में आसान हो जाती है। ओरल कैंसर हो गया है तो उसको क्या दिक्कत आएगा? भाई आपने किसी कैंसर के पेशेंट को देखा? आप में से किसी ने कैंसर के पेशेंट को लाइव देखा है? यूट्यूब पे नहीं, लाइव आपके कोई रिलेटिव पड़े हो कैंसर से, देखा है? देखा है? खड़े हो जाइए, क्या देखा है? खड़े हो जाइए, 1 मिनट बताइए, क्या देखा है कैंसर के पेशेंट में? बताइए। हम खड़े हो जाइए, अरे हाँ, क्या देखा है कैंसर के पेशेंट को? आपने देखा तो उसमें क्या देखा? हाँ, तो उनको क्या दिक्कत थी? सांस लेने में दिक्कत थी। अच्छा, आप, मैं कह रहा हूँ लाइव देखा है कि नहीं उस पेशेंट को? हाँ, तो मैं उसको क्या क्या तकलीफ थी ये देखा? ऐसा पूछा आपने कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, या असेस किया कि क्या तकलीफ हो रही है? किसी ने किया? बोलिए, एनीवन? जब आप कैंसर के पेशेंट को देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, एक साहब थे यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस में, इंस्पेक्टर थे, हिज हाइट वाज ही ईरानियन डिसेंट से थे उनके, 10-12 जनरेशन पहले कोई ईरान से आया था, और वही जीन अभी तक उनमें कैरी कर रहा था, क्योंकि वो लोग शादी भी आपस में ही करता है। हिज हाइट वाज 6.5 फीट, एंड ही इज वेरी वेरी हैंडसम पर्सन। उनकी वाइफ भी बहुत, उनके बच्चे भी आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि इंडियन है, सब लगेंगे कॉकेशियन रेस के हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इंडियन दिखते ही नहीं है किसी एंगल से, ठीक है ना। तो 6.5 फीट हाइट, यूँ लंबा चौड़ा, यही प्रॉक्टर ऑफिस में थे। 10-12 जनरेशन पहले आए थे वो, आज से 400-500 साल पहले। उनके, उनको मैंने देखा, उनके कहाँ पे कैंसर हो गया था, आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है नोज में, इस रीजन में।
मुझे जब पता चला, जब उनको कैंसर होने के 3 साल बाद मैं उनके घर गया देखने, 3 साल बाद पता चला, तो मैं गया कि थोड़ा सा देख लें भाई, कोई भी बीमार हो जानने वाला तो देखना चाहिए। तो यकीन मानो मैं देख के मेरे आंख से आंसू निकल गए। यूं हाइट, इतना लंबा घोड़ा चिट्टा इंसान, बिल्कुल देख के आप कोई भी इंसान कहे कि यहाँ क्या पर्सनालिटी। एकदम लीन एंड थिन, एकदम सूख गया, बैठा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, और इतना बड़ा यहाँ पे ट्यूमर है। पूरे बॉडी का वेट खत्म हो गया, सिर्फ इसका वेट बढ़ रहा है। बोला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है प्रॉपरली, भूख नहीं लग रही है प्रॉपरली, प्यास नहीं प्रॉपरली लग रही है, पोटी में खून आ रहा है, कभी कभी ओरल ब्लीडिंग हो जा रही है, यहाँ पे दर्द बहुत हो रहा है, आईवी फ्लूइड पे खाना स्वेलिंग करने में दिक्कत आ रही है, आईवी फ्लूइड पे मोस्टली रहते हैं। ये जनरली किसी भी कैंसर में क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको प्यास कम रहेगी, आपके ओरल रूट से ब्लीडिंग होगा, एनल रूट से ब्लीडिंग होगा, वेजाइनल रूट से फीमेल में ब्लीडिंग होगा, ठीक है ना। आपको जहाँ पे कैंसरियस ट्यूमर है ना, शुरू में वहाँ पे तो पेन नहीं होता, बाद में बहुत सीवियर पेन होने लगता है। इसीलिए कैंसरियस पेन में हम लोग देते हैं सेंट्रल एनाल्जेसिक, कौन सा, मॉर्फिन। क्या देते हैं, मॉर्फिन, कैंसरियस पेन में, क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर होता है। तो ये एक जनरलाइज साइन एंड सिम्टम है। उसके अलावा अब नाक इस रीजन में कैंसर है तो ये पूरा नोज को बंद कर, इधर से सांस ही नहीं ले पा रहा था बेचारा, इधर से भी सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही थी, बड़ा मुश्किल से सांस लेते थे। तो जिस रीजन में ट्यूमर बनेगा उस रीजन में, अब किसी का ब्लड कैंसर हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, ब्लड कैंसर में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, हाँ तुबा, WBC तो बढ़ गया, यस इज राइट। इमेच्योर WBC बढ़ता है, मैच्योर नहीं, मैच्योर कितना भी हो जाए तो थोड़े काम करेगा, मैच्योर WBC नहीं। किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कैंसर देर आर सर्टेन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम एंड देर आर सर्टेन कॉमन, जैसे लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ हंगर, लॉस ऑफ प्यास को जो भी कहते हैं अंग्रेजी में, ब्लीडिंग फ्रॉम ओरल एनल, ये सब जनरलाइज साइन एंड सिम्टम होता है। और जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे इनिशियली नो पेन बट लेटर ऑन ह्यूज पेन। जैसे कि हमको याद है हम लोग जब कॉलेज के अंदर थे तो ट्यूमर का जब पेशेंट आता था तो कहा जाता था एग्जामिन करो और बताओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है कि, जैसे आप लोग भी जाओगे ना जब इंटर्नशिप में, शायद हाँ इंटर्नशिप में, तो आप लोग को भी अगर कोई पेशेंट आ गया और उसको ट्यूमर है तो 4-4 5 5 बच्चों का ग्रुप रहता है, उन बच्चों को कहा जाएगा कि बेटा इस ट्यूमर को एग्जामिन करो और बताओ कि ये कौन सा ट्यूमर तुम्हें लग रहा है, बेनाइन या मालिग्नेंट। तो आप जाओगे, ग्लव्स पहनोगे, ट्यूमर को पकड़ोगे, ऐसे ऐसे मूव करोगे, अगर इजीली मूव हो रहा है कौन सा ट्यूमर है, और फॉर्मली अटैच है बेस से कौन सा ट्यूमर है। ये एकदम फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन यही है, बेनाइन नॉर्मल, देखा कि एकदम तस से मस नहीं हो रहा है, कौन सा ट्यूमर है, और स्लोली आराम से इधर से उधर हो जा रहा है, कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर। कोई दिक्कत, कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर। कोई दिक्कत, और फॉर्मली अटैच है तो कौन सा ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर, इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर और मालिग्नेंट ट्यूमर में कि क्या डिफरेंस है फर्दर। तो बेनाइन ट्यूमर में ये हो गया, मालिग्नेंट ट्यूमर में ये हो गया। अब आगे क्या होता है तो सुनो, मालिग्नेंट ट्यूमर का इलाज, कैंसर का इलाज, उससे पहले इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो एक तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यही ना बुक में है हेडिंग, क्या हेडिंग है एनसीईआरटी की बुक का, हेडिंग भी ध्यान में रखना चाहिए मेरे समझ से, 7वां नंबर ना, ये 74 नंबर। हाँ। तो नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डिटेक्शन। अच्छा, डिटेक्शन में और डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है या सेम चीज है। ये सेम ही वर्ड है लेकिन उसको क्या करते हैं ना, ज्यादा इम्फेसिस देने के लिए दोनों वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो कहीं पे ट्यूमर हो गया, किसी को कहीं पे ट्यूमर हो गया, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, किसी को कहीं पे ट्यूमर हो गया तो उसको डिटेक्ट करना है। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे भाई मेरे प्लीज। अब आपको ये बात तो सुन लो, सिर्फ लिखना नहीं है,
किसी को ट्यूमर कोई सा भी हो, बेनाइन हो या मैलिग्नेंट, तो शुरू में बहुत छोटा सा होता है, कोई उसको सब ऐसे ही हो गया, सब इग्नोर मार देता है। फिर ट्यूमर का थोड़ा और साइज बढ़ा, अरे यार ठीक हो जाएगा, कोई जाओगे थूजा पूजा होम्योपैथी का क्रीम ले आओगे या सैलिसाइलिक एसिड ले आओगे, उस पर डालोगे, खच जाएगा खच जाएगा हट जाएगा। है यार, कई बार वो हो भी जाता थी, इंसान इग्नोर मार देता है। लेकिन जब ट्यूमर का साइज लगातार बढ़ने लगा तो बात है, अब आप कई बार फिर भी लोग कहता है कि अरे यार कहाँ दर्द वर्द ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ये यू मस्ट नो दिस थिंग। देखो वुमेन हेल्थ एंड डिजीज पहले हम लोग के टाइम में क्लास 11 में पढ़ाया जाता था, अब क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 में पढ़ाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि यू ऑल आर बिलोंग टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब आप 5-7 साल 10 साल के बाद एक जिम्मेदार सिटीजन बनोगे, तो आपको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। आप सब डॉक्टर बनोगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर उसके बारे में अवेयरनेस रहेगा तो आप चीज़ों को सीरियसली लोगे, किसको सीरियसली लेना है किसको नहीं लेना है। तो मान लो किसी को ट्यूमर बढ़ रहा है, लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो आप उसको सीरियसली लो, नहीं कि दर्द नहीं हो रहा छोड़ दें। जब दर्द होने लगा तब डॉक्टर के पास गए तो शायद आपका मामला खराब हो चुका। जैसे ही कोई ट्यूमर देख रहे हो कि ठीक है, तो 4-10 दिन 20 दिन तक एकदम बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। स्पेशली आप जाएं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। लेकिन अलीगढ़ में ऑन्कोलॉजिस्ट सिर्फ शेखर सराफ हॉस्पिटल में काश्मीरी है, वही बैठता है, बाकी कोई है नहीं ऑन्कोलॉजिस्ट। बाहर में मेडिकल कॉलेज में होंगे, ठीक है, तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, ठीक है। आप उसको इग्नोर नहीं मारे, क्यों? क्योंकि देखो इनिशियल स्टेज में जो ग्रोथ होता है ना वो रिलेटिवली स्लो होता है, और उस वक्त पेनलेस ग्रोथ है ना, तो वो स्टेज 1 और स्टेज 2 कहलाता है। इन वेरी अर्ली स्टेज, स्टेज 1 थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्टेज 2 जब दर्द शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, स्टेज 3, और जब मेटास्टेसिस हो गया, यहाँ से कैंसर फैल के ये पहुंच गया हमारे स्टोमक में ब्लड के जरिए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो कहलाता है स्टेज 4। तो स्टेज 1 में इलाज बहुत आसानी से, स्टेज 2 में भी हो जाता है, स्टेज 3 में काफी बड़ा हो गया, पेन हो गया, अभी फैला नहीं है, तो अभी भी इलाज हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ट्यूमर हो गया, अच्छा खासा बड़ा हो गया, तो अब इसमें तरीका क्या है? ये नहीं खाली ट्यूमर, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा, यहाँ से हाथ काट दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टेज 4 फैल गया पूरी बॉडी को काटोगे तो बचेगा क्या? स्टेज 4 में कोई इलाज नहीं है। स्टेज 3 में लिमिटेड ऑप्शन है। अब किसी के फेरिंग्स में ट्यूमर हो गया तो गला थोड़े काट दोगे, स्टेज 3 में उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कैंसर में अर्ली गॉड, देखो ये इसीलिए बताया जाता है, और मैं बताता भी इसीलिए हूँ कि आप सब डॉक्टर बनो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। लेकिन आप सब ह्यूमन बीइंग हो, आप हेल्थ से के बारे में जानोगे, तो स्टेज 3 में आपको, स्टेज 3 में आपको क्या करना होगा? इलाज। स्टेज 3 में, स्टेज 2 में क्या वेट नहीं करना है दर्द होने का, जैसे ट्यूमर ग्रोथ करना है इमीडिएटली जाना है, इलाज करना है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन या अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मालिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर। And if it's detected in or diagnosed in early stage, it can be cured fully. युवराज सिंह को हो गया था, क्योंकि एक बड़ा फिगर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया। इरफान खान को हुआ था, जो एक्टर था, नहीं ठीक हुआ, मर गया। क्यों? देर से डिटेक्ट हुआ। कहाँ पे था? ब्रेन में ट्यूमर था, बाहर से विजिबल था नहीं, और जब दर्द हुआ ब्रेन में तब सीटी स्कैन हुआ, तब तक पता चला कि स्टेज 3 से भी आगे जा चुका है। द पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। लिखो, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर is very important for early for treatment of cancer. Treatment of early detection and diagnosis of cancer is very important for treatment of cancer. अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है और डायग्नोसिस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल। कई बार लेट स्टेज में भी हो जाता है लेकिन रेयर, लेकिन स्टेज 4 में तो नहीं होता है, स्टेज 3 तक हो सकता है।
अब ये बताओ, तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर, मान लो एक ट्यूमर है, वो ग्रो भी कर रहा है, लेकिन वो ट्यूमर बेनाइन है या मालिग्नेंट है, कैसे पता चलेगा? देखो आगे यहाँ पे लिखता है अर्ली कहते हैं इसेंशियल अलाउज डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस, मेनी क्या ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आज के डेट में ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। कैंसर इज नॉट अनक्योरेबल, इट इज अ फुल्ली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर, फुल्ली ट्रीटेड। लेकिन वही कैंसर अगर लेट स्टेज में पहुंच जाए बड़ा मुश्किल है। अब मान लो जैसे कि मैंने बताया ना, मेरे फूफेजाद भाई डॉक्टर परवेज फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम दे रहे थे, एकाएक लास्ट आवर का आधा घंटा था फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम का एमबीबीएस के, और लास्ट आवर के आधा घंटा पहले एकाएक उनको मुंह से ब्लीडिंग होने लगा, एग्जामिनेशन हॉल में ही। डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में ही थे, मेडिकल कॉलेज में ही थे। इमीडिएटली डॉक्टर्स लोग जो भी थे उनको समझ कि बहुत सीरियस है। इमीडिएटली अब बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया, कॉलेज के बच्चों ने, और चार्टर्ड प्लेन मंगाया गया दरभंगा में, और उस चार्टर्ड प्लेन से उनको दिल्ली भेजा गया एम्स। सब बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया, बच्चों ने भेजा, पेरेंट्स को भी खबर नहीं होने दिया। मेडिकल कॉलेज में बच्चे में इस बात में बड़ा ये होता है, कोऑपरेशन होता है, सबने 2000-4000 टीचर्स भी कोऑपरेट किया। चार्टर्ड प्लेन से उनको दिल्ली एम्स में भेजा गया। दिल्ली एम्स में इमीडिएटली उनका जो भी टेस्ट थे सब कराया गया, तो पता चला कि ही हैज ए ब्लड कैंसर। उनको इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया गया, और उसके बाद जो भी ब्लड कैंसर के अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट है दिया गया, एंड 10 या 12 साल उनका ट्रीटमेंट चला। राइट नाउ ही इज अ कम्प्लीटली फिट। अराउंड 25 ईयर्स बैक की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, मैं 11th या 12th में था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 11th में था। और आज 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, प्रैक्टिस भी अच्छे कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब भी है, और एकदम बेहतरीन, ठीक है। लेकिन वही अगर डिटेक्ट घर में हो, किसी के मुंह से खून आ जाए, थोड़ा बहुत अरे यार आ गया होगा, चलो दवाई पानी वानी पिला दो, दवाई वाई खिला दो, आराम कराओ, ठीक हो जाएगा, हो गया होगा ऐसे यार। यही रीजन है, यही डिफरेंस है, तो टेक द थिंग सीरियसली। अब आ जाओ, तो अब उनको ब्लड कैंसर था, तो ब्लड कैंसर उनको कैसे टेस्ट किया गया होगा? फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड कैंसर विच टेस्ट, मुंह से खून आना टेस्ट नहीं है, ये तो एक सिम्टम है, क्योंकि हो सकता है किसी भी कैंसर में, ब्लड कैंसर में स्पेशली होता है। तो फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड कैंसर क्या किया जाएगा? डिटेक्शन ऑब्लिक डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर क्या किया जाएगा? बोलो क्या किया जाएगा? डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर क्या किया जाएगा? बोलो, डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर के लिए क्या किया जाएगा, बताइए। क्या किया जाएगा? देखो, 2 चीज किया जाता है, एक तो कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम, आपके बुक में भी है हीमोग्राम, समझते हो कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम का मतलब? पूरे ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट कितना कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, प्रोटीन कितना है, जो भी चीज़ें। और अगर कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम में एक्सेस इमैच्योर डब्ल्यूबीसी है, इट इज अ साइन ऑफ ब्लड कैंसर। एक्सेस इमैच्योर डब्ल्यूबीसी है अगर ब्लड में, तो इट इज अ साइन ऑफ ब्लड कैंसर। दूसरा आपके बुक में भी है, बोन मैरो बायोप्सी। ब्लड ब्लड सेल कहाँ बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम। if showing if showing excess bone marrow biopsy followed by histopathological exam, if showing excess क्या? बोन मैरो बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजी इफ शोइंग एक्सेस, क्या बोल रहा भाई? एक्सेस इम एबनॉर्मल, एक्सेस नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना होगा एबनॉर्मल स्टेम सेल्स,
शोइंग एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल स्टेम सेल सिर्फ कैंसर में दिखाया जाता है और उसमें कुछ खास फीचर होता है, वो आपको नहीं बताना है। तो ये बताओ, इससे ये साइन है और ये कन्फर्मेटरी है। ये साइन है, इससे कंफर्म नहीं होता है, और ये कन्फर्मेटरी है। एकदम याद रखना, ये कंफर्म कर देता है कि यस ही हैज और सी हैज ब्लड कैंसर। तो आपसे बायोप्सी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मीनिंग ऑफ बायोप्सी, हाँ, बायोप्सी का मतलब क्या होता है बताइए? आरुषि, बायोप्सी का मतलब? आप तो एनसीईआरटी बहुत पढ़ते हैं, हाँ बताइए। व्हाट इज बायोप्सी? देखो, एक तो अंग्रेजी इतना खतरनाक वाला मत बोलो, नहीं तो हमारे दिमाग से ऊपर उठता है, इधर से जाता है इधर से निकल जाता है। आराम से बोलो, अंग्रेजी वाला वो एक्सेंट वाला बोलोगे ना तो हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ 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 हाँ, उसको बायोप्सी कहते हैं, उसको बायोप्सी कहते हैं। देखो, हमारा देश इतना लेस डेवलप्ड क्यों है? हम लोग अपने मदर टंग में नहीं पढ़ते हैं। दुनिया की जितनी डेवलप कंट्री है, फ्रांस है फ्रेंच लैंग्वेज में, रसिया है रसियन लैंग्वेज में, चाइना है चाइनीज लैंग्वेज में, हंगरी है हंगेरियन लैंग्वेज में, हम लोग साले आज भी अंग्रेज के गुलाम हैं। सच में। वाई नॉट वी स्टडी इन हिंदी, वाई नॉट वी स्टडी इन उर्दू, हमारा मदर टंग है। हर चीज़ को हिंदी और उर्दू में पढ़ाया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन में, मेडिकल एंट्रेंस भी, मेडिकल कॉलेज में भी। भाई जब सब दुनिया की डेवलप, जर्मन है, जर्मनी बहुत डेवलप है जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। उसी में कोई दो चार अंग्रेजी बोल देता है तो दुनिया में लोग समझता है कि सबसे काबिल वही है। अरे उसी तुमको नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानना मेरे। हाँ, नहीं, एक बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए आयरनी है। हम अगर चीज़ों को अपने लैंग्वेज में समझे ना तो फिर हम गलती कम करेंगे। बायोप्सी का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सुनो, बायोप्सी का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम बोलो। बायोप्सी का सिंपली मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्यूमर है ना, तो इस ट्यूमर को काट देना या इस ट्यूमर के कुछ पोर्शन को काट के निकालने को बायोप्सी कहते हैं। कटिंग ऑफ अ ट्यूमर या कटिंग ऑफ एनी टिश्यू। हमने यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू है, हमें हमें मन कर रहा है कि हम अपने टिश्यू का चेक करें, तो इसको काट दिया, काटने को बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी मतलब कटिंग ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ टिश्यू। कटिंग ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ टिश्यू इज नोन एज, समझ में आया? आया नहीं है? टिश्यू को काट लेना, ऊतक को काट लेना। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक को काट लेना इज नोन एज बायोप्सी। अब करिए सर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए हमको घूर रही है। तो मैंने कहा कि चलो भैया बता दूं, बायोप्सी मतलब कटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ टिश्यू is known as biopsy. Cutting of a specific section of a tissue is known as biopsy. और बायोप्सी करने के बाद, कटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ टिश्यू नोन एज बायोप्सी। और बायोप्सी करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? बायोप्सी करने के बाद उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में उस टिश्यू को देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देखते हैं कि वो टिश्यू हमारा नॉर्मल है, हम कहेंगे हिस्टोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और उस टिश्यू में नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल है तो उसको कौन सा एग्जामिनेशन कहेंगे? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो हमने यहाँ पे ट्यूमर है, इस ट्यूमर को काटा, काट के उसको माइक्रोस्कोप में देखा और देखा तो उस टिश्यू में नॉर्मल सेल्स की जगह एबनॉर्मल सेल है, तो उस एग्जामिनेशन को क्या कहेंगे? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो समझ में आया? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मीन्स examination of abnormal tissue, examination of abnormal tissue अंदर माइक्रोस्कोप, अंदर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर एबनॉर्मल टिश्यू के एग्जामिनेशन को अंदर माइक्रोस्कोप को हम क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप को हम क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन।
अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो हर कोई भी ट्यूमर हो, हम उसका क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे। इवन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं है फिर भी बायोप्सी करते हैं। इसका बोन मैरो स्टेम सेल का। हर एक ट्यूमर में बायोप्सी के बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन शो वेदर ट्यूमर इज कैंसरियस और नॉट, वेदर कैंसर इज कैंसरियस और नॉट। तो आपसे कहा जाए कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल फॉर एनी कैंसर, फॉर एनी कैंसर। व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कैंसर, ऑल कैंसर। और ऑप्शन है आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल, बायोप्सी फॉलोड बाय, पूरी बात लिखना चाहिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बी में एमआरआई, सी में सीटी स्कैन, डी में एक्सरे, ई में अल्ट्रासाउंड, एफ में इंडोस्कोपी। हालांकि ये दोनों वर्ड आपके बुक में नहीं है, चूज करेक्ट। एक में ओनली ए एंड बी। बताओ क्या आंसर होगा? पढ़ो एनसीईआरटी और आंसर दो, एनसीईआरटी पढ़ो और आंसर दो, तब तक मैं यहाँ पे कुछ और बात करता हूँ। ट्यूमर ऑन बॉडी सरफेस कैन easily be seen by naked eye, but tumor of internal organs can be seen by a specific method like X-ray, CT scan, MRI, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। आप लिख सकते हो चाहो तो, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। ये मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाए तो आप मान लेना, गलत नहीं है। अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये सब लिख सकते हो, आपके बुक में नहीं है कोलोनोस्कोपी। लेकिन ये इससे पता थोड़ा चलेगा कि ये बिनाइन ट्यूमर है कि मालिग्नेंट ट्यूमर है। सिर्फ पता चलेगा कि हाँ आपके स्टोमिक में एक ट्यूमर है। जैसे मेरा मुंह से डाला गया एक इंस्ट्रूमेंट कैमरा, तो उसने जाके ढूंढा कि हाँ हमारे स्टोमिक में एक ट्यूमर है। वैसे ही आपका एक्सरे हुआ लंग का, तो पता चला कि लंग में ट्यूमर है। आपका एक्सरे हुआ, सीटी, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ कहाँ पे, एब्डोमेन रीजन में, तो पता चला कि आपके एब्डोमेन में एक जगह ट्यूमर है। तो अब आंसर जो था सेकेंड, सेकेंड मतलब ओनली ए। भाई सी, सी का मतलब क्यों भाई, फोर्थ क्यों? नहीं, आंसर होगा फर्स्ट।
आंसर होगा फर्स्ट, अभी बता रहा। देखो, ट्यूमर का नॉलेज ये सब देता है कि सब में, लेकिन बायोप्सी उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एमआरआई क्या करता है ना, आप में से किसी का एमआरआई हुआ है? नहीं हुआ है? किसी का भी नहीं हुआ है? हमसे पूछो। लिविंग लेबोरेटरी ऑफ डिजीजेस, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार एमआरआई हुआ है मेरा, ठीक है ना। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एमआरआई बड़ा आसानी से हो जाता है। मेरा दोस्त है रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर सैफ, यहीं पे, तो उसके यहाँ, नहीं तो एमआरआई के लिए मेडिकल कॉलेज में 4-4 महीने नंबर लगाना पड़ता है, तब जाके एमआरआई का नंबर आता है। तुम्हें मालूम होगा शायद, मैं तो कर देता हूँ सुबह में, तो दोपहर में भी हो जाता है। तो 2 या 3 बार मेरा एमआरआई हुआ है। मैंने क्या क्या, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ डिजीजेज कौन है? तो एमआरआई में क्या किया जाता है, पहले एक फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है आपके बॉडी में, अच्छा खासा अमाउंट में, और उसके बाद आपके जिस रीजन का भी एमआरआई करना होता करता है। तो मान लो, जैसे कि मान लो मेरे कहीं पे ट्यूमर है ना, तो उस ट्यूमर में अगर बेनाइन ट्यूमर होगा तो अलग तरह का वहाँ दिखेगा, और मालिग्नेंट ट्यूमर होगा तो वो अलग तरीके का। आपके बुक में लिखा हुआ है एमआरआई डिटेक्ट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेज, फिजियोलॉजिकल चेंजेज, एमआरआई डिटेक्ट विच चेंजेज, देखो, डिटेक्ट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, बाकी कोई नहीं पैथोलॉजिकल चेंज को डिटेक्ट करता है, सीटी स्कैन नहीं करता है पैथोलॉजिकल चेंज को। सीटी, देखो, एक्सरे और सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो मेरे चेस्ट रीजन का एक्सरे हुआ, तो इसमें हमको पता चला, लग रहा है कि एक छोटा सा लंग में ट्यूमर है। अब उसका ट्यूमर का साइज क्या है उसको पता करना है ना, तो हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में क्या करते हैं, एक्सरे इधर से भी भेजते हैं, 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 मल्टीपल डायरेक्शन से एक्सरे भेजते हैं, तो साइज ऑफ ट्यूमर पता चलता है। लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि बेनाइन है कि मालिग्नेंट है। ये सिर्फ दो ही चीज में पता चलेगा, किसमें किसमें, सबसे फर्स्ट तो बायोप्सी। एमआरआई भी 100% कंफर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफी कंफर्म कर देता है। 100% कंफर्म तो एक ही है, बायोप्सी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजी, लेकिन उसको भी कंफर्मेटरी टेस्ट में रखते हैं। और द पॉइंट, और आपके बुक में लिखा है कि नहीं ये बात, देखो कि डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड, तो किस तरह का फिजियोलॉजिकल चेंज, बेनाइन वाला पैथोलॉजिकल चेंज या मैलिग्नेंट वाला। तो ये काफी हद तक जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही, जिनका रैंक 1 रैंक 2 ऑल इंडिया पीजी में आता है, उन्हीं को, या किसी लोकल स्टेट में, उन्हीं को रेडियोलॉजी का सीट मिलता है। रेडियोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बीमारी के डिटेक्शन में। और एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट की इनकम आपको अंदाजा नहीं, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो कितना कमा सकता है, हाउ मच ही और सी कैन अर्न if he or she is doing private practice nowadays in India, in any city, at least 5 to 10 lakh per day. हाँ पर डे, हाँ भाई पर डे, एटलीस्ट, कम से कम। आपको अंदाजा नहीं कितना एक रेडियोलॉजिस्ट कमाता है, मिनिमम, ज़्यादा भी जा सकता है। पर उसने बहुत ताम झाम कर रखा है, उसने एमआरआई भी रखा है, सीटी स्कैन भी रखा है, एक्सरे भी रखा है, 4 डॉक्टर को भी हायर कर रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अलीगढ़ में मैं ऐसे 2 को जानता हूँ जो डेली कम से कम 8 से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। नाम लेना ठीक नहीं है, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे उनके घर, ठीक है ना। तो लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आज उनके पैसे को आप देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है वो आप नहीं देख रहे हैं। हाउ ही हैव डन द हार्ड वर्क फॉर entire, for getting the seat in MBBS, then getting the rank 1 seat in PG, the rank 2 seat in PG। कितना उन्होंने अपने लाइफ, और उसके बाद ऐसा नहीं कि वहाँ जाके गोली भूजा फाँकोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बन जाओगे। उसके बाद उसको पूरे 3 साल पीजी के दौरान, उसके बाद एसआरशिप के दौरान पूरे डिवोशन के साथ आपको, बड़ा बहुत आर्ट का काम है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी उसको देख के बता देगा, बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत आसान नहीं होता है, उसको बड़ा कंसंट्रेट करके काम करना पड़ता है। यहाँ तो 2 मिनट कंसंट्रेशन नहीं था, कभी इधर कभी इधर, मतलब पेशेंट पेशेंट की तरफ होगा, पेट फाड़ेंगे, अरे चलो चाय पी के आते हैं, पेट फाड़ने के बाद पेशेंट में जाएगा, पेट फड़ा हुआ, खून बह रहा है, चाय पीने चल, तुम लोग का यही हाल होगा। जब 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 चाय पी के आ रहे हैं तो खून सब निकल गया, पेशेंट हो गया, अरे हम क्या करें भाई, आपका पेशेंट मर गया, हम तो चाय पीने चले गए थे। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त तरीके का चाहिए, यू नीड अ लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये, अब आ जाओ, तो अब ये बताओ
इन सब से हम लोग इंटरनल ऑर्गन का ट्यूमर देखो। अब क्या लिख रहा है आपके बुक में, तो एक्सरे से और सीटी स्कैन में दोनों में किसका यूज होता है, कौन से रे का, एक्सरे का, लिख लो। एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, बोथ यूजेस एक्सरे। ये 1D इमेज बनाता है और ये 2D इमेज बनाता है। कौन सा इमेज बनाता है, 1D इमेज, और ये 2D इमेज। 3D इमेज, हाँ सॉरी 3D इमेज, 2D इमेज का है, 3D इमेज बनाता है। और दोनों एक्सरे, ये एक्सरे वन डायरेक्शन, ओनली वन बीम ऑफ एक्सरे, ओनली वन बीम ऑफ एक्सरे, और मल्टीपल बीम ऑफ एक्सरे फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, बीम ऑफ एक्सरे फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल बीम ऑफ एक्सरे फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। अब आ जाओ, सुन लो मेरी बात को, मल्टीपल बीम ऑफ एक्सरे फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, जो सीटी स्कैन है और जो एक्सरे है, इन दोनों में अगर साइज पता करना तो आप क्या करोगे, सीटी से, लेकिन दोनों में यूज क्या हो रहा है, एक्सरे। और आपने शायद पढ़ा होगा ऊपर में कि एक्सरे अपने आप में आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कार्सिनोजेन है। हमने पता एक्सरे कौन सा है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और अब मेरे को यहाँ पे कैंसर है या कैंसरियस ट्यूमर है और उस पर एक्सरे डालेंगे तो और कैंसर होने के, कैंसर का तेजी से ग्रोथ प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक्सरे और सीटी स्कैन आपको करवाना ठीक है, तो मेरा आंसर है नहीं। लेकिन एक्सरे और सीटी स्कैन बड़ा चीप है, हर जगह आसानी से होता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सरे और सीटी स्कैन करवाने से आपका नुकसान नहीं है। जैसे कि मुझे जहाँ तक मालूम है, भूल चुका हूँ, आप लोग देख लेना गूगल पे या चैट जीपीटी पे, कि एक इंसान मैक्सिमम साल में 10 बार एक्सरे करा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 10 से ज़्यादा बार आप एक्सरे कराते हो ना, तो वो रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लिमिटेड डोज एक्सरे का कितना है, 10। वैसे ही सीटी स्कैन का भी कुछ डोज होगा, तो उतना तक कराओगे तो वो आपको नुकसान नहीं करता है, इसी लेकिन फिर भी कराया जाता है, क्यों, तो दे आर द चीप एंड इजिली अवेलेबल, चीप एंड इजिली अवेलेबल। अब मैं बताया ना, जैसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो अगर आपको एमआरआई कराना है, आप कितने भी तुर्रम खान हो, अगर वहाँ पे आपका जान पहचान नहीं है ना, तो आपको 4 महीने लग जाएगा एमआरआई कराने में, 4 महीने बाद ही नंबर आएगा। बाहर में जाओगे तो जो एमआरआई वहाँ पे 5,000 में होता है, बाहर में होगा 15,000 20,000 में। लोग पैसा बचाने के लिए वहाँ जाता है। अब फिर मेडिकल कॉलेज में अच्छा भी होता है, बाहर में सब सेकेंड हैंड मशीन होता है, क्यों, क्योंकि एमआरआई मशीन इज टू मच कॉस्टली राइट नाउ। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ न्यू एमआरआई मशीन इज 9 करोड़, 9 करोड़ का। और एमआरआई मशीन को कहाँ रखना पड़ता है, 100% एसी के अंदर, 24 डिग्री सेल्सियस से कम पे उसको रखना पड़ता है, तो मशीन खराब हो जाता है 24 घंटे। तो हिंदुस्तान में प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो भी हैं, जितने भी, अपोलो पोलो मैक्स को छोड़ दो, बड़े हॉस्पिटल को, छोटे हॉस्पिटल सब में सेकेंड हैंड एमआरआई मशीन जो चाइना और जापान डिस्कार्ड कर देता कि अभी से हम नहीं खरीदेंगे, वो लोग 1.5-2 करोड़ रुपये में ला के उसको रिपेयर करके उसी से करता है। तो बाहर में जितना एमआरआई होता है सब सेकेंड हैंड मशीन से होता है, और सेकेंड हैंड मशीन क्या वो रिजल्ट देगा जो बहुत बढ़िया मशीन हो। इसलिए बाहर के एमआरआई को मेडिकल कॉलेज में बहुत बार तो कहता कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आप यहाँ कराइए। फिर मेडिकल कॉलेज में भी हमको लगता है, हम लोग जब वहाँ से पास किए उसके बाद आया रिसेंटली एमआरआई मशीन, आज 18-19 साल पहले आया है, 18 साल या 16 साल पहले आया है बस, उससे पहले यहाँ भी नहीं था। उस वक्त 6 करोड़ में आया था, क्योंकि अब डॉलर डिवेल्युएट हो गया पैसा, तो इसलिए रेट बढ़। तो एमआरआई के साथ दिक्कत क्या है, तो एमआरआई वेरी गुड, एमआरआई के साथ ड्रॉबैक क्या है, कॉस्टली है, लेकिन बेनिफिट क्या है, तो ये आप एमआरआई साल में 10 करा लो, कोई दिक्कत नहीं, नो हार्म, गिव बेटर रिजल्ट, टेल अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस।
टेल अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, टेल अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो इतनी बात आपको याद रखना होगा। एमआरआई का क्या काम है? तो एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो इसमें ये किस पे आप सबको मालूम है, एमआरआई यूजेस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, आप सबको मालूम है ये बात। इसीलिए अगर एमआरआई कराने जाओगे तो कोई भी मेटल का सामान आपको इस्तेमाल नहीं लेके जाना पड़ता है, अगर गए तो आपका मौत पक्का है। अगर बाई चांस गलती से भी आपने छुपा के भी एक छोटा सा सिक्का भी रख लिया तो आपकी मौत पक्का है। बिल्कुल कोई भी मेटल का बेल्ट वेल्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए एमआरआई के दौरान। कितने केसेस हो गए हैं, कोई एमआरआई कराने गया, उसने एक छोटा सा लॉकेट पहना था अंदर में छुपा के, लेडीज थी, और उसने बताया भी नहीं। डॉक्टर ने पूछा कि कोई आप मेटल का सामान नहीं, उसने बताया नहीं, उसने बोला कि सोना का चैन है, हम निकाल के देंगे, कहीं खो जाएगा, उसका चेन ही खत्म हो गया हमेशा के लिए। इतना तेज उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है कि अंदर घुसा देता है, उस पेशेंट को पूरा उसमें क्रॉस करके मार देता है, बच नहीं सकता। इसीलिए मेटल का छोटा सा पीस भी लेके नहीं एमआरआई के दौरान आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। चाहे कितना महंगा सामान हो को भाई रख लो रख लो। हाँ ये मैं बता दे रहा हूँ, आप सबका कभी ज़रूरत पड़ सकती है कोई रिलेटिव के लिए। अभी रिसेंटली यूएस में एक केस हुआ है, इतना एडवांस कंट्री में, अभी रिसेंटली 2 महीना भी नहीं हुआ होगा, एक लेडीज थी ऐसे ही, उसने कुछ देखो तो क्या लिखता है, अर्ली कैंसर डिटेक्शन बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया इन बायोप्सी। देखो है आरुषि, तुम बोलती हो ना हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। इन बायोप्सी क्या करते हैं, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन। आगे तुम्हारा एनसीईआरटी समझ में। ये बोलती है सर मैं आपका पढ़ा हुआ नहीं पढ़ती हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। आपको आता क्या है, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, ठीक है ना। अ पीस ऑफ, इसकी मदर आई थी उसी नज़दीक बोल रही थी कि सर को कुछ नहीं आता है, मैं तो सर को तो कुछ पढ़ाने भी नहीं आता है, वो तो फालतू में टाइम पास करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इधर उधर देखती हूँ ना, नोट बनाती हूँ, कि नोट तो मैं खुद से बनाती हूँ। अब बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, और फिर ये बायोप्सी का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का, बायो पैथोलॉजी, ये किसका पार्ट है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का। तो बायोप्सी में क्या करते हैं, बोल भाई, हाँ तो बायोप्सी में क्या करते हैं, तो अंग्रेजी में मत बोलना, हिंदी में बोलना। हाँ, टेक्निक लाइक X-ray and CT scan and MRI are very useful to detect cancer of internal. CT uses X-ray to generate a 3D image of internal objects. MRI uses strong and non-ionizing radiation. अरे सॉरी, and non-ionizing radiation भी तो सॉरी ये लिखना भूल गया, आयनाइजिंग रेडिएशन दोनों, और दोनों की नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी हार्मफुल हार्मलेस है, और ये भी, और इसकी वजह से आपका जो है अब आ जाओ क्या यही। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने किस चीज को छोड़ा है, किसी चीज को नहीं छोड़ा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी एट नॉट सेलुलर लेवल बट एट मॉलिक्यूल लेवल, बायोमॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल कैंसर के डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में भी होता है। क्या करते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को बनाते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी में, या जैसे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए, और वो एंटीबॉडी बॉडी में अगर देखो मान लो सपोज करो इसमें ये कैंसरियस सेल बिहेव एज ए सेल्फ सेल और सेल्फ पैरासिटिक सेल, सेल्फ पैरासिटिक। अब क्या किया हमने लेबोरेटरी में, क्या किया इसमें से थोड़ा सा सेल लिया, उस सेल पे को एंटीजेंस है, उसके किसी एक एंटीजन को लिया, और उस एंटीजन को इस्तेमाल करके लेबोरेटरी में या दूसरे जानवर में, अब कैसे वो सब नहीं पढ़ना है, हम उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कैसे भी बनाते हैं, डिटेल में पढ़ा सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। इसमें से एक सेल लिया और उस सेल पे एंटीजन देखा, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमने लेबोरेटरी में बना लिया या किसी दूसरे जानवर में बना लिया। कैसे बना लिया ये सब नहीं पढ़ना है, आप पहले पढ़ना था, वो बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उस एंटीबॉडी को इस पेशेंट में इंजेक्ट कर देंगे। अब एंटीबॉडी को इस पेशेंट में इंजेक्ट कर देंगे, तो ये एंटीबॉडी आके इससे इंटरेक्ट करेगा ना, कंबाइन करेगा कि नहीं, इसको डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं, तो ये इसको इसका इलाज हो गया कि नहीं, ये इलाज हो गया कि नहीं, ये इलाज हो गया कि नहीं,
अब हमको पहले ही से मालूम है कि कैंसर है, और हमने क्या किया, कैंसरियस सेल को लिया और उसमें के कुछ एंटीजन के अगेंस्ट हमने लेबोरेटरी में एंटीबॉडी बनाया और उस एंटीबॉडी को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो ये उसके बीमारी कैंसर को ठीक कर देगा। तो ये कहते हैं यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब मान लो इस इंसान को भी इसी लोकेशन पे यहाँ पे कैंसर हुआ है, देखने में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब ये तो डायग्राम में ना पीला खाला वो कैप्सूल लिखा है, नॉर्मल आई से तो दिखता नहीं है। अब इसमें भी वही एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे, तो क्या इसके सेल में वो एंटीजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बेनाइन ट्यूमर है, तो ये उससे जाके अटैच होगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो पता चलेगा अच्छा ये कौन ट्यूमर है। एंटीबॉडी यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। क्योंकि बेनाइन ट्यूमर है तो उसको उसको उसके साथ नहीं अटैच होगा, उसको नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो देखो यही तो क्या है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। और सर्टेन कैंसर का मतलब यहाँ पे कि वो कैंसर कंपेरिजन करने के लिए, स्टोमक में ट्यूमर है अगर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब कैंसर है, नहीं डिस्ट्रॉय, इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब कैंसर है, इसको नहीं कर रहा कैंसर। तो डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट दोनों के लिए आपके बुक में खाली डिटेक्शन लिखा है, आप लिख सकते हैं। और इस तरह के एंटीबॉडी कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लेकिन वो नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये लिख लेना चाहिए कि एंटीबॉडीज यूज्ड फॉर, बॉडीज लिखा है या बॉडी लिखा है, बॉडीज लिखा है, हालांकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज और अलग अलग के लिए, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंटीबॉडी यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटीबॉडी यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किसके लिए? डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटीबॉडी यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एकदम याद रखिएगा। अब आ जाओ, एक एक्ट्रेस थी जो कि मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में ये कहानी बताता हूँ जब भी कैंसर पढ़ाता हूँ तो, क्योंकि मुझे उसका कहानी याद है। आप सबने उस एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, एंजेलिना जोली। ठीक है, जिंदा है अभी भी, हॉलीवुड की बहुत ही फेमस, अब तो आई थिंक 55 या 60 ईयर्स की हो गई होगी एंजेलिना जोली, ठीक है ना। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही है, वन ऑफ द मोस्ट, ओनली दुनिया की एक्ट्रेस रही है जिसको मेल एक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, मेल एक्टर से। इवन मिशन इम्पॉसिबल कौन एक्टर? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज एंजेलिना जोली की मूवी कई सारी एक साथ आई है, उसमें वो टॉम क्रूज से ज़्यादा चार्ज करती थी। वाहिद दुनिया की एक एक्ट्रेस है जिसका चार्ज जो है ना मेल एक्टर से ज़्यादा होता था। बहुत ही फेमस एक्टर रही है और बहुत बढ़िया काम भी करती थी, ठीक है ना। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंजेलिना जोली, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है, बहुत बढ़िया। तो उसकी जो मदर थी, जब वो 33 साल की थी उसकी मदर, तो उसके मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उससे वो मर गई। और सी बिलोंग टू वेरी बिलो देन एवरेज इकोनॉमिकल फैमिली, मतलब बहुत ही मतलब अमीर फैमिली से नहीं थी, एवरेज फैमिली से भी नहीं थी, आप समझ लो यूएस के हिसाब से गरीब फैमिली से बिलोंग। लेकिन बाई चांस उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया, हॉलीवुड में एंट्री मिल गई, तो खैर उसके बाद तो जब जैसे वो 25-26 साल की हुई, जब तक वो इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस हो गई थी, पैसा बेपनाह था, तो उसको ये सताने लगा डर कि मेरे माँ को ब्रेस्ट में कैंसर था, कहीं मुझे भी नहीं हो जाए, क्योंकि कैंसर है बे जेनेटिक रीजन, और इतना इतना तो उसको मालूम था। तो बहुत परेशान रहती थी। फिर उसने टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो टीम ऑफ डॉक्टर ने कहा कि हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट में कैंसर होने के कितने % चांसेज हैं। इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी ऑफ कैंसर इज हाउ मच इन यू वी कैन टेल। डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने क्या कहा कि हम क्या, देखो अंग्रेजी हम भी कभी कभी बोल लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने क्या कहा कि हम ये बता सकते हैं कि आपको इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी कितना है कैंसर होने की, ये बात आपकी बुक। अब उन्होंने जब एंजेलिना जोली के ब्रेस्ट का कुछ टिश्यू लिया और उसको एग्जामिनेशन किया है हिस्टोपैथोलॉजिकल, तो उनको पता चला कि सी हैज ए मोर देन 50% चांसेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जोली टेंशन में नहीं आ जाएगी, अभी हुआ नहीं था,
अब उसने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने अपने दोनों ब्रेस्ट को ही कटवा के निकलवा दिया। यस, और उसको कहते हैं मास्टेक्टोमी। कोई भी करवा सकता है। ब्रेस्ट इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इट इज ओनली फॉर फीडिंग द बेबी। ठीक है ना, इट इज नॉट इसेंशियल। और फिर उसने खूबसूरती भी, चूंकि एक्ट्रेस थी तो उसको ब्रेस्ट चाहिए, तो उसने आर्टिफिशियल ब्रेस्ट, ये हैव नो नेचुरल ब्रेस्ट, उसने दोनों ब्रेस्ट को काट के निकलवा दिया। न रहेगा ब्रेस्ट, न होगी कैंसर। अब मेरे नानी को स्टोमक में कैंसर था, तो मैं अपना स्टोमक काट के थोड़ी निकलवा सकता हूँ, क्योंकि स्टोमक तो इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। कहती वही बात आपके बुक में यहाँ पे है। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect gene in individual with inherited susceptibility to certain cancer. Identify such gene which produce and to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. तो उसको हुआ कैंसर, आज वो 60 इयर्स की हो गई है, नहीं, अगर उसने ब्रेस्ट नहीं निकलवाया होता तो हो जाता। यही बात है ना, पूरा यही बात है, कुछ और है? समझ में आया? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं। देखो, अब आपसे मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर रोल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन, रोल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर क्या रोल है वो बताओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 में डिटेक्शन ऑफ कैंसर, बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बिल्कुल। टू नो अबाउट इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी ऑफ कैंसर, बिल्कुल। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर फॉर अकरेंस, देखो ये क्वेश्चन नहीं, बेसिकली इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के जरिए आपको याद रहेगा। और यू मस्ट राइट एक्सेप्ट आरूसी, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना खुद पढ़ती है, ठीक है, तो और लगा लेंगे, ठीक है। नहीं, वो खुद पढ़ती है तो अपने से करती है, ठीक है ना। तो सच इंडिविजुअल में भी एडवाइज टू, आप देखो जैसे कि मुझे स्टोमक, मेरे नानी को स्टोमक कैंसर था, अब मैं स्टोमक तो काट के निकलवा नहीं सकता। अगर मान लो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं वो टेस्ट, बहुत महंगा टेस्ट होता है, करवा लूँ कि मेरे में स्टोमक में कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, उतना है नहीं मेरे पास पैसा। अगर वो टेस्ट हम करवा सकते हैं, करवा लिया और पता चला कि मेरे को 60% चांसेस है, तो एक तो पहली बात, स्टोमक काट के निकाला नहीं जा सकता, फिर जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन अगर मान लो इतना पैसा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे खाना को खाएंगे जिससे स्टोमक में कैंसर होने के चांसेस कम। अवॉइड कार्सिनोजेन, तो क्या लिखेंगे, such in may be advised to avoid exposure of particular carcinogen to which they are susceptible। जैसे कि हमें फ्राइड आइटम नहीं खाना होगा, हमें दिन भर इसमें नहीं ठूसते रहना होगा, इसको खाली रखना पड़ेगा ताकि इरिटेट नहीं हो। बात को अलग अलग, अब किसी को लंग, किसी के खानदान में लंग कैंसर है, मेरे दादा को लंग कैंसर था, मान लिया, एक बात नहीं है, था, और तो मुझे स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे भी लंग कैंसर होने के चांसेज हैं। और अगर हमने टेस्ट करवा लिया वही वाला, और उसे प्रूफ हो गया कि हाँ आपको तो 80% चांस है लंग कैंसर में, तो मुझे कभी भी भूले से भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो ये हो गया। देखो, आप बुक पढ़ते हो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, कैसे पढ़ते हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सब पढ़े हो, कौन सी चीज़ नहीं पढ़े हो भाई? अब आप खुद फील करोगे क्या आप समझ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो देखो ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में देखो, पहला नंबर कीमोथेरेपी, दूसरा नंबर रेडियोथेरेपी, रेडियो बजा दो और केमिकल खिला दो, ज़्यादा इधर उधर करे तो काट कूद दो, इम्यूनोथेरेपी। ये 4 है। अब इसमें से कौन सा किस किया जाता है, तो देखो कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है ना, तो सबसे पहले उसको कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं जिसके जरिए उसका बीमारी ठीक हो जाए। तो ये बताओ कीमोथेरेपी वर्ड
इज यूज ओनली फॉर कैंसर या फॉर ऑल डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज? यस। लेकिन जनरली क्या होता है ना, लोगों को जब कैंसर होगा तो दवाई खाएगा तो कहेगा मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है। अब बाकी अगर मान लो टाइफाइड हो गया, दवाई खाएगा तो नहीं कहेगा कीमोथेरेपी हो रहा है। मतलब ये एक मिसकंसेप्शन बहुत ही प्रिवेलेंट है सोसाइटी में। ये वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी कि कीमोथेरेपी मतलब सिर्फ कैंसर में जो दवाई चलता है उसी को कीमोथेरेपेटिक ड्रग कहते हैं। नहीं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग या कीमोथेरेपी इज द जनरलाइज्ड वर्ड फॉर इन एनी डिजीज इफ यू टेक एनी मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। तो ऐसा नहीं कि खाली कैंसर में ही कीमोथेरेपी होता है। ड्रग, एनी ड्रग टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और कोई भी फॉर एनी डिजीज, एनी ड्रग टेकन फॉर एनी डिजीज। मैं पूरा बात ही लिख रहा हूँ, टेकन फॉर एनी, इन दिस केस फॉर कैंसर, इन दिस केस फॉर। तो कौन सा कीमोथेरेपी इस्तेमाल होता है? तो इसमें होता है, देखो आपकी क्लास 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 2 दवाई लिखा है, कौन कौन सा बोलो? टैक्सोल एंड सिस्प्लाटिन। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिखा हुआ है टैक्सोल एंड सिस्प्लाटिन, ये दोनों याद रखना होगा। बी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये दोनों नाम है, टैक्सोल भी सिस्प्लाटिन। उसके अलावा आपको याद रखना है विनक्रिस्टिन, देखो अल्लाह की करामत, विन ब्लास्टिंग, ऊपर वाले की करामत, गॉड की, ईश्वर की करामत। विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिंग कहाँ से? घास से निकाला जाता है। एक वीट्स होता है जिसका नाम था कैथेरेंथियस रोजिया, ऐसे ही कुछ होता है, और एक घास है वो, और उस घास से ये प्लांट, ये ड्रग ऑब्टेन किया था। और ये बेसिकली क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। याद करो टेबल 9.3 बायोमोलिक्यूल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और ये एंटी कैंसरियस होता है। तो कैंसरियस ड्रग क्या करेगा भाई? टैक्सोल, ऑन नहीं, टैक्सोन लिखा गया है, यू मस्ट मेमोराइज। इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं जो एनसीईआरटी में नहीं, सिवाय आई थिंक बिन ब्लास्टिन के, बिन क्रिस्टिन भी है। हाँ बोलो, क्या करता है इन जनरल? कैंसरियस ड्रग क्या करेगा? तो कैंसरियस ड्रग जो है ना, सुनो, हमारे बॉडी में जब मैंने खा लिया कैंसरियस टैबलेट या इंजेक्ट हो गया कैंसरियस टैबलेट इंजेक्शन, तो वो जाएगा और हमारे बॉडी में जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है ना, उसके रैपिड डिवीजन को स्लो कर देगा। जो भी रैपिडली इन जनरल, और इस देखो अब आज के डेट में मेडिसिन ये बहुत एडवांस हो चुका है। सुनो मेरी बात को, आज के डेट में सर ये बात भी आपके बुक में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, मैं पढ़ के नहीं आता हूँ आजकल बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास इतना वर्कलोड है ना कि मैं देख भी नहीं पाता हूँ एनसीईआरटी, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है शायद है, आज के डेट में मेडिसिन बहुत एडवांस हो चुका है। तो अब ऐसे दवाइयाँ भी बनने लगी है जो खाली कैंसेरियस सेल्स को वर्क पे वर्क करता है। लेकिन अभी भी ज्यादातर कन्वेंशनल एंटी कैंसरियस ड्रग क्या करता है? जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है ना, उन सब के डिवीजन को रोक देता है। तो अब आपके बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कौन सा है? बोन मैरो स्टेम सेल। आपके बॉडी में कौन सा है? हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग का सेल्स। आपके बॉडी में कौन सा है? मेल है तो स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल में है तो ऊगोनिया, तो रैपिडली नहीं है, ऊगोनिया तो रैपिडली डिवाइडिंग नहीं है, वो तो बना रहता है, उतना ही रहता है, ऊगोनिया नहीं, स्पर्मेटोगोनिया। तो इन सब के डिवीजन को रोक देता है। तो मान लो मुझे कैंसर हो गया, मैं एंटी कैंसरियस ड्रग खा रहा हूँ ये सब, तो मेरा क्या होगा? कैंसर सेल का डिवीजन तो रुकेगा, साथ में मेरे हेयर फॉलिकल का सेल क्या हो जाएगा? डिवाइड करना बंद हो जाएगा, तो हमारा सारा बाल झड़ जाएगा। और जिनको भी एक एंटी कैंसरियस ड्रग चलता है, आपने देखा होगा युवराज सिंह गंजा हो गया था, बाल गंजा हुआ नहीं था, बाल सब झड़ जाते हैं जब भी एंटी कैंसरियस ड्रग खाते हैं। उस दौरान उसको स्पर्म का प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट बंद हो गया होगा, ठीक है। ब्लड सेल की कमी हो जाती है, खाली आरबीसी की नहीं, आपके बुक में लिखा है एनीमिया, लॉस ऑफ हेयर एंड एनीमिया, ये नहीं, सारे ब्लड सेल कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता है, समझ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाता है। तो ये क्या लाएगा? साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग। क्या साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग? ये आपके बुक में, और आपके बुक में सिर्फ 2 लिखा है, लेकिन मैं सब लिख दूंगा, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग, एंटी कैंसरियस ड्रग। एनीमिया, हेयर लॉस,
और क्या होगा? एनीमिया, हेयर लॉस, और क्या होगा? बोलो। लो स्पर्मेटोजेनेसिस, और कुछ भी बताया था, जो भी एक्सेट्रा। चल, ये दोनों आपके बुक में है, ये दोनों आपके बुक में है। समझ में आया ये क्यों साइड इफेक्ट है? समझ में आया? अब आपके बुक में हम पढ़ते हैं, देखो शायद मुझे जो लग रहा है, लेकिन अब ऐसे भी बन गए ना दवाइयाँ जो खाली कैंसर सेल को, लेकिन अभी बहुत कैंसर के लिए, कुछ ही कैंसर के लिए बना है। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट कैंसर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इन कीमोथेरेपी के बाद ही नहीं लिखा है। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर यूज टू किल कैंसरियस, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक। हाँ, मैं मुझे अच्छा, ठीक है ना। सेवरल, ये सब फालतू का है, ये सब सबको जितना एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है उन सबको। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर यूज फॉर टू किल कैंसर सेल, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर ट्यूमर। वो सिर्फ स्पेसिफिक ट्यूमर को ही खत्म करेगा, एक स्पेसिफिक कैंसर को ही खत्म करेगा। उस केस में ये साइड इफेक्ट बहुत रेयर होगा, लेकिन ज्यादातर जो है ना क्या करता है, ज्यादा जितने भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है उसको, तो आपसे पूछा जाए मेजॉरिटी ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक ट्यूमर या ऑल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। लिख लो, मेजॉरिटी ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग। अब यही नीट में पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ एंटी कैंसरियस ड्रग इनहिबिट ऑल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। But majority of anti-cancerous drug inhibit all actively dividing cell, but few are tumor specific or tumor oblique cancer specific, cancer specific। ये याद रखना। देखो आ गया ना। अब देखो, तब मेजोरिटी का साइड इफेक्ट क्या होगा? देखो देखो, सब लोग देखना सिवाय आरुषि के, ठीक है ना। मे हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया, क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ लेती है, खुद से नोट बना लेती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक, सबका नहीं, ज्यादातर का। ऑल एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज हेयर लॉस, एनीमिया। सही की गलत? समझ गए? कोई कंफ्यूजन? और अगर कहीं स्टेटमेंट रहे ऑल एंटी कैंसरियस ड्रग कॉजेज एनीमिया एंड हेयर लॉस, ऑल anti-cancerous drug causes anemia and hair loss, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। अब आ जाओ, मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा कैंसरियस ग्रोथ हो गया है, दवाई खा रहे हैं, स्पेसिफिक वो खाली कैंसरियस सेल को मार रहा है, लेकिन इतना बड़ा है कि मर ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा मर रहा है अभी भी, ये खाली उसे काम है। तो हम कहेंगे रुको, ऊपर से इसको थोड़ा जलाते भी हैं। क्या करते हैं? जलाते भी हैं। एक साथ अब 10 नहीं सुधरेगा तो क्या हो, उसके अब्बा भी उस पर वर्क करेंगे, मैं भी वर्क करूँगा, उसकी अम्मा भी वर्क करेंगी, और गर्लफ्रेंड होशियार होगी तो वो भी वर्क करेगी कि मैं बीवी बनूंगी इसकी, मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। होशियार गर्लफ्रेंड होगी तो कहेगी बट पढ़ ले, मेरे चक्कर में मत रह जाने, पहले पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाए। यस, अरे कितने बच्चे आईएएस टॉप कर गए हैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में, कि भाई अभी किसी बच्चे ने नीट में पैर के लिए पैर काट लिया गर्लफ्रेंड के चक्कर में। हाँ, गर्लफ्रेंड के चक्कर में इंसान अच्छा भी हो जाता है, बहुत बुरा भी हो जाता है। पैर काट लिया ना, सबने सुना होगा न्यूज, तो जरूर सुना होगा। अब में से कौन कौन प्लान कर रहा है, एक्सेप्ट अकदस, कौन कौन प्लान कर रहा है पैर काटने का? डोंट डू दैट। दुनिया में आपके ऑर्गन से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उस साई को बचा रहा होगा पक्का, जो भी किया होगा। यार आपके एक उंगली के बराबर दुनिया में कुछ नहीं है, आपको एक तो पूरी दुनिया की दौलत दे दिया, कह जाएगा आप अपना एक उंगली दे दो, मत दो, प्लीज उंगली को प्रोटेक्ट रखो, मत दो। दुनिया की सारे सबसे, यूएस का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, कहा जाए एक उंगली के बदले यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बनूं, इससे अनमोल क्या है? अजीब साले बच्चे। चल, तो देखो
तो इस केस में हम ऊपर से इसको जलाएंगे भी, अंदर से दवाई भी खिलाएंगे, तो ये और साइज जल्दी जल्दी छोटा होगा। अब थक गए यार, जला जला के थक गए, दवाई खिला खिला के थक गए, तो यार सलाब छोटा इतना सा हो गया, हट काट के निकाल दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्यूमर बहुत बड़े साइज का हो गया है तो कीमोथेरेपी भी करेंगे, रेडिएशन से जलाता है, रेडियोथेरेपी भी करेंगे और साथ साथ सर्जरी भी। तो बहुत बार कैंसर में हम लोग खाली 1-2 ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है, खाली कीमोथेरेपी से, कई बार कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से, कई बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों किया जाता है। तो लिखेंगे ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय chemotherapy alone, immunotherapy alone, or radiotherapy alone, surgery alone, or its combination, अब देखो कहोगे सर आपने रेडियो बजा दिया, सर्जरी करा दिया, दवाई बता दिया, ये इम्यूनोथेरेपी क्या है? तो वही आप इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल, जैसे कि एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया, वो भी इम्यूनोथेरेपी है। यूज ऑफ एंटीबॉडी, इम्यूनोथेरेपी में क्या क्या आता है? अरे यार, इम्यूनोथेरेपी में क्या क्या आता है? इम्यूनोथेरेपी में क्या क्या आता है? तो कैंसर, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक सेल, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक सेल, और क्या आता है बोलो इम्यूनोथेरेपी में? एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक सेल, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर विच मॉडिफाई which stimulate our immune system to work against कैंसरियस। मतलब समझे, हमने एक टैबलेट खिला दिया, उस टैबलेट जाके खून में आपके टी लिम्फोसाइट को कराए, मार साले कैंसरियस सेल को, आपके रेस्पॉन्स को मॉडिफाई कर दे रहा है। तो वो टैबलेट क्या है? अल्फा इंटरफेरॉन का टैबलेट, एक कॉमन है, और भी बहुत सारे हैं। आपके बुक में क्या लिखा है? अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये खुद नहीं मारता है, ये खुद नहीं मारता है। कुछ लोग कमीने होते हैं दोस्तों में भी, लड़ाई खुद नहीं करेंगे, करवा देंगे। अल्फा इंटरफेरॉन खुद नहीं लड़ता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इसमें है लड़, किससे? कैंसरियस सेल्स। तो ये किसको मॉडिफाई करेगा? एक्टिविटी ऑफ टी लिम्फोसाइट को। इस ऑल आपके बुक में क्या लिखता है? द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी बाहर में लिखा है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएट लीथली। इसका मतलब क्या है? लीथली का मतलब कि ऐसे कि है। इस पे एक क्वेश्चन आया था, मैं बताना भूल गया, सॉरी, अभी बताता हूँ, डायग्राम के साथ बताना पड़ेगा। देखो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, और इनका यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है, और इस पे हम लोग रेडिएशन डाल रहे हैं, ये है सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये सोर्स ऑफ। तो रेडिएशन को हमें किस पे डालना है? इस पे। हम रेडिएशन को इस पे नहीं डालेंगे, किस पे नहीं डालेंगे? नॉर्मल सेल पे। यहाँ पे डालने का मतलब है क्या? इसे अगर यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे अगर डालेंगे इस रीजन, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे डालेंगे, इसमें कुछ ना हुआ नहीं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। ये तो नॉर्मल, ये क्या हुआ रे? ये तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल टिश्यू है, और ये कैंसरियस टिश्यू है। तो हमें किस पे डालना है? सिर्फ कैंसरियस टिश्यू पे।
अगर नॉर्मल टिश्यू पे भी बाई चांस गलती से दल गया, जो लोग खाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो लोग ये काम कर सकते हैं, कैंसरियस ट्यूमर पे मारने के साथ साथ नॉर्मल टिश्यू पे भी मार दे तो क्या होगा, बोलो। है लड़का, खड़े हो जा, खड़े हो जा तुम, हाँ खड़े हो जा। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। कहाँ के हो? बस्ती बोरिया बस्ती सब लेके भेज देंगे घर वापस जब बता आंसर। क्या होगा? मोबाइल में खेल रहा है। बोरिया बस्ती लेके चले जाओगे बस्ती, बता क्या होगा अगर नॉर्मल पे चला जाएगा रेडिएशन? नॉर्मल से ज़्यादा डैमेज होगा कि कम डैमेज होगा? ये नीट का क्वेश्चन है। तुम, या नहीं होगा? तीन ऑप्शन है। अगर मान लो हमने ये रेडिएशन डाल रहे हैं, इस रेडिएशन के जरिए इस ट्यूमर को जला रहे हैं, इस एरिया में रेडिएशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन है, तो इस रेडिएशन को जला रहा है, जो इस नॉर्मल सेल पे ट्यूमर आ गया तो उसका क्या होगा? वो डैमेज होगा, नहीं होगा, कम डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा भी कुछ नहीं होगा, तेरा भी कुछ नहीं होगा मई के फर्स्ट वीक में, और बोलोगे कुछ नहीं होगा तो। ये नीट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, देखो बैठना मत, असर मोबाइल से खेल रहे हो अभी, खड़े रहो, ठीक है। इफ रेडिएशन ऑफ रेडियोथेरेपी फॉल ऑन, बैठ जा बैठ जा, एक गधे पढ़ ले, फॉल ऑन नॉर्मल टिश्यू व्हाट हैपन? चलो पहला वही लेते हैं, नथिंग हैपन, नो डैमेज टू नॉर्मल टिश्यू। मोर डैमेज टू नॉर्मल टिश्यू, लेस डैमेज टू नॉर्मल टिश्यू, इक्वल डैमेज टू नॉर्मल टिश्यू। बताओ। यस राइट, इज आंसर इज राइट। किसने भी धीरे से बोला है? यस राइट। किसने बोला है? आवाज आई है मेरे को, मैं कुत्ते पालता हूँ, ये आवाज मेरा बहुत। हम्म, बिल्कुल सही आंसर है, लेस डैमेज। बोला है ना किसी ने? ईमानदारी से बोला, बोला है कि नहीं किसी ने? किसने बोला है? यस नॉट, देखो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कैन इजिली बी डैमेज बाई रेडिएशन। तो कैंसरियस सेल कौन सा है? रैपिड। ये भी पूछना है हुआ है कि कौन सा सेल रेडिएशन से ज्यादा डैमेज होता है, रैपिडली डिवाइडिंग या नॉर्मल सेल? रैपिडली। समझ गए बात को? अब क्यों ऐसा? तो रेडिएशन जो होता है ना, रैपिडली डिवाइडिंग जो डीएनए होता है ना, उस पर ज्यादा जल्दी उसको डैमेज करता है। और जो क्यों डैमेज, ये बताओ। एक चीज बंद है, तुम चारों तरफ से बंद हो, हर तरफ से ये जैकेट वो जैकेट वो जैकेट सब चीज बंद, और तुम्हारे ऊपर रेडिएशन हम डाल रहे हैं, रेडिएशन तुम्हारे बॉडी के अंदर जारी घुसेगा, कम घुसेगा? कम घुसे। और जब क्रोमेटिन, रैपिडली डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन क्रोमोसोम में है, सब कुछ खुला हुआ है, तो खटाखट रेडिएशन गिरेगा, फटाफट डैमेज होगा। समझे बात को? यही रीजन है क्यों वहां पे क्रोमोसोम रहता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल में, और नॉर्मल सेल में क्रोमेटिन रहता है, और क्रोमेटिन पे रेडिएशन कम असर करता है क्रोमोसोम पे। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, देख लेना, आया हुआ है। गोजा भी पूछा गया है क्यों, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें क्रोमोसोम एक्सपोज, ज्यादा एक्सपोजर होता है जेनेटिक मटेरियल का।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए स्टेज 1 और स्टेज 2 में इवन हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी उसके अगेंस्ट नहीं काम करता है। इसीलिए ये बात लिखा है, ट्यूमर से सोन टू बाय डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम इन अर्ली स्टेज। इसीलिए हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देके क्या कहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट। अब बताओ, एक जासूस है, एक जग्गा जासूस है। जासूस सिंपली जासूसी कर रहा है। क्या जासूसी कर रहा है कि असर क्यों नहीं पड़ रहा, हसान क्यों नहीं पड़ रहा है, ये जासूसी चल रही है। एक आ गया जग्गा जासूस, उसने एग्जैक्ट कॉज पता कर दिया कि हसान क्यों नहीं पड़ रहा। समझ रहे बात को? तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, जासूस है। और जब आपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दे दिया तो क्या हो गया, जग्गा जासूस। अब वो आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, और जब डिटेक्ट कर लेगा तो उसको मारना भी शुरू कर। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर लिख लो, नॉट ओनली मॉडिफाई इम्यून सिस्टम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरियस सेल बट ऑल्सो फॉर डिटेक्शन। तो लिखेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा इंटरफेरॉन, नॉट ओनली डिस्ट्रक्ट, नॉट ओनली एक्टिवेट, नॉट ओनली क्या है, अंग्रेजी क्या है, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कैंसरियस सेल्स। इस बात को आपको एकदम ध्यान में रखना, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कैंसरियस सेल, एकदम भूलना मत, ठीक है ना? तो लिख रहा है, ये लिखा है ना इम्यून से, उसके बाद वही बात लिखा है, एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिटेक्शन, लिखना चाहिए हेल्प इन डिटेक्शन लिख लो, एंड डिस्ट्रॉइंग डिटेक्शन एंड, जो भी यार डिटेक्शन का स्पेलिंग, डिटेक्शन एनसीईआरटी के बुक में भी साथ साथ काम करते चलो, डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, कौन सा कैंसरियस ट्यूमर। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना वो है ड्रग एंड एल्कोहल। अभी है टाइम आपके पास 2 मिनट, तो शुरू तो कर ही देते हैं, 3 मिनट है, ठीक है। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, देखो टाइम कम है और मेरा टारगेट है कि तुम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री कब तक खत्म होगा, कितना मार्च, 12 में? हाँ तो इंशाल्लाह मैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में खत्म कर दूंगा ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। थोड़ा इसके बाद 2 ही चैप्टर तो बच गया ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ थोड़ा सा 1-2 दिन अच्छा है भाई, कॉकरोच चल पढ़ लेना। ह्यूमन ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज वो सबसे बाद में करा देंगे। ड्रग एंड एल्कोहल, ये बताओ ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है? मेडिसिन के लिए दूसरा टर्म क्या होता है, थेराप्यूटिक्स। ड्रग इसके अंदर क्या आता है, ओरल मेडिसिन, इंजेक्टेबल मेडिसिन, बोथ, वैक्सीन, क्या आता है मेडिसिन के अंदर? वैक्सीन भी आता है मेडिसिन में? आई डोंट नो, यू हैव टू टेल। ड्रग क्या है? देखो पहले एक पॉइंट लिख लो आज के लिए, मैं अभी आज नहीं बताऊंगा ड्रग क्या है। ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन। ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन। मेडिसिन इन ड्रग 2 ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग के लेवल पे। थेराप्यूटिक ड्रग इलाज के लिए, एब्यूजिव ड्रग मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट, फॉर डायग्नोसिस, और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब वैक्सीन, वैक्सीन भी मेडिसिन है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, यस
तो ड्रग दो तरह का है, थेराप्यूटिक ड्रग जिसको मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन इलाज करने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए, और बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोकने के लिए, जैसे कि वैक्सीन। और एब्यूजिव ऐसा ड्रग जो आप इलाज करने के लिए या बीमारी को रोकने के लिए या बीमारी को ख़त्म करने के लिए या नहीं, बल्कि ऐसा ड्रग जो आप के नर्वस सिस्टम को, आपके पूरे बॉडी सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और आपको मजा दे। आपका कमीना दोस्त आपको बहुत मजा देता है, लेकिन आपका बहुत नुकसान हो रहा होता है, आपको अंदाजा नहीं होता है। आपकी कमीनी गर्लफ्रेंड आपको बहुत मजा देती है, लेकिन आपका बहुत नुकसान होता है। आपका कमीना बॉयफ्रेंड आपको बहुत मजा देता है, लेकिन आपका बहुत नुकसान होता है, आपको पता नहीं चलता है एट दिस एज। देखो, कि मैं इसलिए नहीं बताता हूँ हंसने के लिए, यह आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये होता है और इसमें आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि फिर पूरी जिंदगी आपको रोने के लिए के अलावा कुछ नहीं बचता है। ये मैं हंसने के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, इसे एब्सोल्युटली 100% हार्श रियलिटी है, जो आपके एज में मुश्किल से 5% बच्चों को ये बात समझ में आती है, 95% बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है, और वो अपना ज़िंदगी कैरियर खराब कर लेते हैं, फिर पूरे ज़िंदगी रोते हैं 2 साल के 3 साल के मजे के लिए। आपको आपको तो उस वक्त लगता होगा, अरे यार मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो रानी हूँ, आई हैव सच हैंडसम मॉनेटरी हैंडसम बॉयफ्रेंड। अरे वो कुछ दिन का, वो तुमसे मजे लेगा निकल लेगा, वो तुमको मजे देगी निकल लेगी, तुम्हारा जिंदगी तबाह। देखो, मैं हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। बी अवेयर। वैसे ही ये दवाई खाओगे मजा आएगा, लेकिन आपका अंदर ही अंदर आपके पूरे बॉडी सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। इसी को कहते हैं मजा तो आएगा, आपने दारू पी लिया, खूब मजा आ रहा है, ऐ साला पूरा दुनिया अपने कदमों के नीचे, लेकिन आपका लीवर खराब हो रहा है, आपका किडनी खराब हो रहा है, आपके बॉडी में 100 प्रॉब्लम होगा दारू की वजह से, आपकी फैमिली लाइफ खराब होगी, आपका सोशल लाइफ खराब होगा, सब खराब होगा, लेकिन आपको मजा आ रहा है। तो ऐसा ऐसे दारू भी, अल्कोहल भी एक तरह का ड्रग ही है। तो एब्यूजिव ड्रग आर सच ड्रग विच आर टेकन फॉर द पर्पस ऑफ नार्कोसिस। नार्कोसिस मतलब नशा, मजा, नशा में है मजा, और नार्कोसिस और प्लेजर और एक्साइटमेंट, बट दे डैमेजेस योर नर्वस सिस्टम एंड ऑल अदर सिस्टम। लिख लो तब जाना। एब्यूजिव ड्रग्स आर दोज ड्रग्स which causes euphoria, excitement, relaxation, narcosis, but it led to various physical, physiological, and or psychological problem। तो आपको एब्यूजिव ड्रग लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बस चलते चलते बता रहा हूँ, बस ये जान लो, क्योंकि देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को अक्सर एब्यूजिव ड्रग का मतलब ही नहीं समझ में आता है। आप गए डॉक्टर के पास और आपको डॉक्टर खांसी हो रही थी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दिया कोरेक्स कफ सिरप, समझ रहे, तुमको दिया कोरेक्स कफ सिरप, पियो। हाँ देखो, पी पी के सोती हो ना, एक एक बोतल कोरेक्स कफ सिरप, एक एक बोतल पी के सोती हो ना। हाँ, अब ये गई, इसका चेहरा बता रहा है, इसी उसका चेहरा ग्लो मारने लगा कोरेक्स कफ सिरप के नाम। कोरेक्स कफ सिरप जब पियोगे ना, तो आपको नींद बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह में उठोगे तो फ्रेशनेस बड़ा लगेगा। क्यों? बिकॉज दे हैव ए मॉर्फिन इंग्रेडिएंट। कौन सा? कीडीन, COEDIN कोरेक्स में। और कीडीन से क्या होता है ना, आपको एक बेहतरीन स्लीप आती है, आपके बॉडी का पेन दर्द खत्म होता है, आपको खुशी मिलती है। खुशी का मतलब हैप्पीनेस, और कुछ नहीं, हैप्पीनेस मिलती है। अब आप मान लो रात में
डॉक्टर ने कहा कि दो स्पून पी के आप रात में सोते वक्त पी जाइए, आप सोओगे सुबह उठे आप मजा आ गया। अब आप हफ्ता में डॉक्टर ने कहा कि सुबह शाम पीना है, रोज सुबह शाम मजे ले रहे हो, डॉक्टर साहब क्या दवा दिया, 7 दिन के बाद दवाई खत्म, मजा खत्म, खांसी भी ठीक। अब ये जो है सोचेगी कि वो मजा वाला नींद तो आ नहीं रहा है, तब बिना डॉक्टर से पूछे जाके कहेगी केमिस्ट को, भाई एक कफ सिरप दे दो, कौन सा कोई, तो डॉक्टर कहेगा, केमिस्ट कहेगा पर्चा दिखाओ, पर्चा देगा पुराना है डेट, अभी तो बैन दवा है, हम ऐसे नहीं देंगे, आप ऐसा कीजिए 100 रुपये का है, 200 रुपये ले लीजिए, क्या इसको ले, यही होता है। अब 2 चम्मच की जगह अब 4 चम्मच पिएगी, और सुबह उठेगी तो मम्मी भी खुश कि आप मेरी बेटी तो आजकल बहुत हैप्पी रहती है, उसको क्या मालूम कि इनकी बेटी क्या ले रही है, अब वो लॉन्ग रन में लेना शुरू कर देगी। तो एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग जस्ट एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी चीज़ की, तो ये धीरे धीरे इसके बॉडी के डिफरेंट नर्वस सिस्टम से लेकर डिफरेंट ऑर्गन को खराब कर रहा है, और अब ये मेडिसिनल ड्रग नहीं है, तो मेडिसिनल ड्रग में कन्वर्ट इनटू, लिख लो और चले जाओ, मेडिसिनल ड्रग में कन्वर्टेड इनटू एब्यूसिव ड्रग, मेडिसिनल ड्रग में कन्वर्टेड इनटू, देखो बिना एक ये टू डे लाइफ के एग्जाम्पल केस याद रहना बड़ा मुश्किल था, एब्यूसिव। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल ड्रग्स हैं जो एब्यूसिव ड्रग के तौर पे इस्तेमाल, जैसे कि एक एग्जाम्पल कीडीन का बताया, दूसरा एग्जाम्पल कौन बताएगा, आरुषि फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, इसलिए सच में मैंने पूछा कि क्या नोट्स लिखती हो, सर मैं नहीं लिखती हूँ, मैं नोट्स एनसीईआरटी से पढ़ लेती हूँ। बेटा ये जान लो, सुनो, अब मैं अगर पहले वाले ऐसे 5-7 साल पहले ये बात अगर कोई बच्चा बोलता ना, मुझे कोचिंग से भगा देता, कैसे पक्का कोचिंग से भगा देता। तुम इतना काबिल हो गए हो, हम बेवकूफ़ दिखते हैं तुम्हें? नहीं, आज नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हम तुम्हें बेवकूफ़ दिखते हैं? इतना गिनती नहीं है, इतने डॉक्टर को बनाया है, और अल्लाह यकीन मानो आज बच्चे, मैं अपनी तारीफ कभी बोलता नहीं हूँ, बच्चे हमारे कोचिंग से जाते हैं कोटा, हमारे कोचिंग से जाते हैं दिल्ली, आकर बोलते हैं सर जो आपने पढ़ाया वो कहीं नहीं आया, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब जो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं, नहीं मैं ये कभी आज तक मैंने बोला नहीं हुआ ना, मैं बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ कि सर वो जो एनसीईआरटी को पढ़ने की स्ट्रेटेजी जो आप डेवलप कराते हैं वो कहीं नहीं आता है। और ये मैं एक बच्चे की नहीं, 50 ऐसे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी कि सर मैं तो जूलॉजी का वहाँ क्लास ही नहीं करता हूँ, या करता भी तो सर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपना कुछ और पढ़ता रहता हूँ, मुझे तो सर आपका पढ़ा हुआ सब याद है, मैं उसी पे जूलॉजी में पढ़ता हूँ। मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं करता हूँ, या कभी आज तक कहा भी नहीं होगा, ना आगे कहूँगा, ना कभी मैंने आज तक कभी कभी किसी टीचर की बुराई की हो, आज तक तुमने बोलो एक सिंगल बार कभी किसी कोचिंग का किसी का नाम लिया हो, किसी प्लेटफॉर्म का कुछ भी, हम नहीं बोलते हैं, हमारी आदत भी नहीं है। लेकिन बेटा मैंने बाल सफ़ेद किए हैं और बहुत मेहनत करके चीज़ों को सीखा है, ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन में कोई एक खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का कि हाँ खेल समझ लिया है, खेल समझोगे तो रिजल्ट भी खेल ही जैसा आएगा, पढ़ाई को पढ़ाई समझोगे तो रिजल्ट भी पढ़ाई जैसा आएगा। दैट्स ऑल। चलो।